India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नववार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने सहयोगी पर लगाए गए रेप के आरोपों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप बाद में सोच समझकर लगाए गए थे और उनका उद्देश्य प्रतिशोध लेना था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेई कपमम कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया, जिसने मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था। महिला ने अपने सहयोगी पर आरोप लगाया था कि उसने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। हालांकि आरोपी ने महिला के खिलाफ उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप लगाए थे और उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई थीं। इसके बाद महिला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद उसने एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एफआईआर बाद में दर्ज कराई गई थी और इसके पीछे का उद्देश्य आरोपी को प्रताड़ित करना था। कोर्ट ने कहा कि अगर महिला को लगता था कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को खारिज कर दिया। गांधी जयंती के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इन दोनों महान नेताओं के आदर्शों को देश के लिए कालातीत मार्गदर्शक बताया। कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का दर्शन करने के बाद जस्टिस कांत ने कहा कि यह पल उनके लिए गहरे शांति और चिंतन का क्षण था। उन्होंने कहा कि गांधी जी की शिक्षाएं सत्य और अहिंसा पर आधारित थीं और उन्होंने अपने नेतृत्व से देश के हर वर्ग के लोगों को एकजुट किया। जस्टिस कांत ने कहा कि गांधी जी के लिए सच्ची आज़ादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सबसे कमजोर वर्ग के लिए न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने में थी। जस्टिस कांत ने लाल बहादुर शास्त्री की भी प्रशंसा की, जिन्होंने गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए अपने शासन को विनम्रता, ईमानदारी और सेवा भाव से संचालित किया। शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान आज भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो सैनिकों और किसानों के योगदान को सम्मानित करता है। अपने संबोधन के अंत में जस्टिस कांत ने देशवासियों से गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों, न्याय, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा को अपनाने का आह्वान किया और कहा कि ये आदर्श हमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक जीवंत आह्वान देते हैं। उन्होंने कहा, आइए हम याद रखें कि उनके आदर्श केवल एक स्मृति नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हमें मार्गदर्शन करती रहेगी। अपने संबोधन के अंत में जस्टिस कांत ने देशवासियों से गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों, न्याय, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा को अपनाने का आह्वान किया और कहा कि ये आदर्श हमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक जीवंत आह्वान देते हैं। उन्होंने कहा कि आइए हम याद रखें कि उनके आदर्श केवल एक स्मृति नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हमें मार्गदर्शन करती रहेगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले को उनके व्यक्तित्व और नैतिक अधिकारों की अस्थायी सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और विक्रेताओं को उनकी आवाज या छवि का अनाधिकृत उपयोग करने से रोक दिया है। जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर ने माना कि सेलिब्रिटी की अनुमति के बिना उनकी आवाज या छवि का उपयोग करके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। आशा भोसले ने एक एआई कंपनी मेक इंक के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो कथित तौर पर उनकी आवाज के क्लोन संस्करण पेश कर रही थी। इसके अलावा अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर उनकी तस्वीर और समानता का उपयोग करके उत्पाद बेचे जा रहे थे। कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म को ऐसे उत्पादों को हटाने और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गूगल, यूट्यूब को एआई जनित सामग्री को हटाना होगा जो आशा भोसले की आवाज की नकल करती है। इसके अलावा सभी प्लेटफॉर्म को उल्लंघन करने वाली पार्टियों की बुनियादी जानकारी प्रदान करनी होगी ताकि आशा भोसले आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकें। जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर ने माना कि सेलिब्रिटी की अनुमति के बिना उनकी आवाज या छवि का उपयोग उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। आशा भोसले ने एक एआई कंपनी मेकिंग के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो कथित तौर पर उनकी आवाज के क्लोन संस्करण पेश कर रही थी। इसके अलावा अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर उनकी तस्वीर और समानता का उपयोग करके उत्पाद बेचे जा रहे थे। कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म को ऐसे उत्पादों को हटाने और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गूगल, यूट्यूब को एआई जनित सामग्री को हटाना होगा जो आशा भोसले की आवाज की नकल करती है। इसके अलावा सभी प्लेटफॉर्म को उल्लंघन करने वाली पार्टियों की बुनियादी जानकारी प्रदान करनी होगी ताकि आशा भोसले आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकें। राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग और सीबीआई को मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने और सभी स्तरों पर मनोवैज्ञानिक रखरखाव और मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 10 से 30 वर्ष की आयु के स्टूडेंट्स में आत्महत्या की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया। याचिका में दावा किया गया कि इसके बावजूद शैक्षणिक संस्थानों में परामर्शदाताओं या मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का कोई प्रावधान नहीं है। ये कहा गया कि प्रतिवादियों के वकीलों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सुझाव और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रस्तुत करें। साथ ही सभी स्तरों पर मनोवैज्ञानिक रखरखाव और मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए उठाए जा रहे वर्तमान कदमों की जानकारी भी दें। इस पृष्ठभूमि में अदालत ने मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने और सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक रखरखाव और मानसिक स्वास्थ्य विषय को शामिल करने के लिए सुझाव और उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। मामले को 8 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग और सीबीआई को मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने और सभी स्तरों पर मनोवैज्ञानिक रखरखाव और मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 10 से 30 वर्ष की आयु के स्टूडेंट्स में आत्महत्या की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया। याचिका में दावा किया गया कि इसके बावजूद शैक्षणिक संस्थानों में परामर्शदाताओं या मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का कोई
प्रावधान नहीं है। ये कहा गया कि प्रतिवादियों के वकीलों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सुझाव और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रस्तुत करें। साथ ही सभी स्तरों पर मनोवैज्ञानिक रखरखाव और मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए उठाए जा रहे वर्तमान कदमों की जानकारी भी दें। इस पृष्ठभूमि में अदालत ने मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने और सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक रखरखाव और मानसिक स्वास्थ्य विषय को शामिल करने के लिए सुझाव और उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। मामले को 8 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत इस आधार पर रद्द की कि उसकी शादी होने वाली है और पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई चोट नहीं है। सिंगल जज जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले ने कहा कि डिंडोशी के एडिशनल सेशन जज ने 24 फरवरी 2025 को आकाश बिंदु नामक व्यक्ति को इस आधार पर जमानत दी कि उसकी शादी मार्च 2025 के पहले सप्ताह में होनी थी। जज ने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से है कि ट्रायल कोर्ट ने विवादित आदेश लिखते समय किन बातों पर विचार किया। ट्रायल कोर्ट ने केवल 2 पहलुओं पर विचार किया। पहला, पीड़िता के गुप्तांग पर कोई चोट नहीं है, हालांकि ट्रायल जज ने मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोटों के निशान दर्ज किए। दूसरा, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट इस तथ्य से प्रभावित था कि अभियुक्त की शादी निकट भविष्य में होने वाली है। जज ने पीड़िता के इस तर्क पर भी विचार किया कि अगर अभियुक्त की शादी को उचित भी माना जाए तो भी यह एक भ्रामक बयान है, क्योंकि आज तक कोई शादी नहीं हुई है। जज ने कहा, हालांकि यह तथ्य कि ट्रायल कोर्ट ने इसे जमानत देने के लिए एक मानदंड के रूप में माना है, कुछ हद तक परेशान करने वाला है। अभियुक्त को 9 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया और 24 फरवरी 2025 को, यानी उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 2.5 महीने के भीतर इस आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया गया कि उसकी शादी मार्च 2025 में होने वाली थी। जबकि रिकॉर्ड में मौजूद सभी साक्ष्य अभियुक्त को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराते थे। इसके अलावा अपराध सामूहिक बलात्कार का है। अभियुक्त द्वारा आरोपित कथित कृत्य जघन्य है। परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए मैं संतुष्ट हूं कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड में उपलब्ध प्रासंगिक साक्ष्यों को नजरअंदाज किया और अपराध की गंभीरता पर विचार करने में विफल रहा है। पीड़िता के अनुसार ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरों वाले मोबाइल फोन, उसके शरीर पर सिर पर चोट, खरोंच के निशान आदि के रूप में शारीरिक हिंसा के साक्ष्य और मामले में पीड़िताओं और अन्य 2 सह आरोपियों के पूरक बयानों जैसे रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों पर विचार नहीं किया। उसने तर्क दिया कि ऐसे जघन्य अपराध में अभियुक्त का विवाह के लिए प्रतिफल नहीं हो सकता। जस्टिस गोखले ने कहा, पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस आदेश में मध्यस्थता की आवश्यकता है। आदेश को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दाखिल करते समय प्रस्तुत किए गए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच किए बिना ही प्रतिवादी अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन टिप्पणियों के साथ जज ने बिंदु को दी गई जमानत रद्द की और उसे 2 दिनों के भीतर मुंबई के DN नगर पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा हेतु जॉन डो आदेश पारित किया। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने जॉन डो अज्ञात संस्थाओं को श्री श्री रविशंकर के व्यक्तित्व और उनके नाम, आवाज़, इमेज, समानता और भाषण और प्रस्तुति की अनूठी शैली या उनकी पहचान से जुड़ी किसी भी अन्य विशेषता का उनकी सहमति के बिना किसी भी व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने से रोक दिया। यह निर्देश सभी प्रारूपों और सभी माध्यमों पर लागू होता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित सामग्री, डीप फेक वीडियो, वॉइस क्लोन ऑडियो, मेटावर्स वातावरण या भविष्य के किसी भी प्रारूप शामिल हैं। अदालत ने कहा, प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में और प्रतिवादी नंबर 1 के विरुद्ध बनता है।
संविदा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। यदि प्रतिवादी नंबर 1 है, जॉन डो को डीप फेक सामग्री प्रकाशित प्रसारित करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जस्टिस अरोड़ा ने शंकर के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने वाले उनके मुकदमे में उनके पक्ष में अंतरिम एकपक्षीय निषेधाज्ञा पारित की। उनका कहना था कि विभिन्न अज्ञात संस्थाएं एआई तकनीकों और डीप फेक उपकरणों का उपयोग करके फेसबुक और अन्य स्वतंत्र वेबसाइटों पर उनके फर्जी और मनगढ़ंत वीडियो प्रसारित कर रही थी। यह तर्क दिया गया कि ये संस्थाएं उनकी आवाज़, चेहरे के भाव, व्यक्तित्व और समानता की नकल करने के लिए ऐसे उपकरणों का उपयोग कर रही थी, जिससे दुनिया भर में ये गलत धारणा बन रही थी कि वह व्यक्तित्व रूप से बोल रहे हैं, सामग्री का समर्थन या प्रचार कर रहे हैं। शंकर का कहना था कि अलग अलग यूजर नेम और पेजों से प्रकाशित ऐसे डीप फेक वीडियो में उन्हें गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के लिए कथित आयुर्वेदिक या प्राकृतिक उपचारों का प्रचार करते हुए दिखाया गया, साथ ही गंभीर बीमारियों के तुरंत और तत्कालिक इलाज के अंतररंजित और निराधार दावों का भी। उन्होंने कहा कि वीडियो में झूठा दावा किया गया कि उन्होंने वर्षों तक शोध किया है या उपचारों का परीक्षण किया है या उन्होंने ध्यान के दौरान ऐसे उपचारों की खोज की। अपने आदेश में अदालत ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे अपने प्लेटफॉर्म से शंकर से संबंधित विशिष्ट पेजों, यूआरएल, प्रोफाइलों, खातों, वीडियो, फोटो, किसी भी रूपांतरित और उल्लंघनकारी सामग्री, टेक्स्ट, सोशल मीडिया समूहों और चैनलों तक पहुंच को हटा दें या अक्षम कर दें। अदालत ने कहा कि यदि वादी को इस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कोई और झूठी मनगढ़ंत और या छेड़छाड़ की गई उल्लंघनकारी सामग्री मिलती है जो वादी से उत्पन्न या उससे समृद्ध नहीं है, तो वादी प्रतिवादी नंबर 4 से संपर्क करके 336 घंटों के भीतर ऐसी किसी भी पोस्ट, छवि, वीडियो, पाठ या किसी अन्य छेड़छाड़ की गई उल्लंघनकारी सामग्री को ब्लॉक का अनुरोध करने का स्वतंत्र होगा, जो उसके प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित की गई है या उसके प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रही है। इसमें आगे कहा गया कि यदि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान शंकर को ऐसी कोई और वेबसाइट मिलती है जो उसके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करती है और या नकली वीडियो है, तो वह उन्हें पक्षकार बनाने के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 पत्रकारों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिन्होंने एक महिला शिक्षिका पर हमला किया और उन्हें छिंदी चोर कहा। जस्टिस गजेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षिका अनुसूचित जाति से है और आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आरोपी मुकेश कुमार बागवत और मोहित जाट ने एक परीक्षा के दौरान शिक्षिका से पूछताछ की थी और उन्हें धमकी दी। उन्होंने शिक्षिका को छिंदी चोर कहा था, जिसका अर्थ है छोटा चोर। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। आरोपियों ने तर्क दिया था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है क्योंकि वे स्कूल में छात्रों से अवैध रूप से पैसे वसूलने की खबर कवर करने गए थे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता ही है और उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है, जबकि शिक्षिका अनुसूचित जाति से है। कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.